हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर चलाई जा रही हैं और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ में यह 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर्स में जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनको हमने कवर कर लिया है। उनके बारे में हमने पढ़ा, उनकी थ्योरीज, उनके कंसेप्ट, उनके आइडियाज़ को, उनके बुक्स को, है ना। और आज हम लोग इस 5वें लेक्चर में इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर कर लेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में जाते हैं और यह हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट 5 है। यदि आप सिलेबस देखें तो सिलेबस में जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ पे दिए गए हैं, दीनदयाल उपाध्याय, अंबेडकर, पेरियार, इकबाल, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, सावरकर, रामाबाई, बर्नी, कबीर, सारे कवर हो चुके हैं। पिछले 4 लेक्चर्स को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्लीज़ देख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। वहाँ पे शॉर्ट नोट्स, है ना, जो बुक्स हैं वो सारे, जो कंसेप्ट्स हैं वो सब कवर्ड हैं। तो आप जाइए, उनको रिवीजन करने में आपको आसानी मिलेगी। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो यहाँ पे पॉइंट है, धर्मशास्त्र और अग्नसूत्र, ये दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर और हम लोग देखते हैं धर्मशास्त्र को। तो धर्मशास्त्र क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट विच गिव द कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड मोरल प्रिंसिपल फॉर हिंदूज। ठीक है, यानी जो हिंदूज हैं, तो ये एक तरीके का धर्मशास्त्र क्या है, एक एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट है, प्राचीन सांस्कृतिक टेक्स्ट है जो बताता है कि हिंदू को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। ठीक है, वो उनका आचरण किस तरीके से हो, कंडक्ट किस तरीके से करें, किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, अपना जीवन किस तरीके से जिए। तो ये धर्मशास्त्र हमें बताता है। अब धर्मशास्त्र से संबंधित जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दिया है। मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, धर्मशास्त्र के बारे में सबसे पहली बात ये है जो हमें जाननी चाहिए, वो ये कि जो स्टार्टिंग है, जो इंडियन ट्रेडिशन है प्राचीन काल से, उसको 2 भागों में बांटा गया है। एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन को 2 भागों में बांटा गया है, एक हिंदू ट्रेडिशन और एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बहुत स्कॉलर्स मानते हैं कि हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म बहुत हद तक सिमिलर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो इंडियन ट्रेडिशन है उनको 2 भागों में बांटा गया, एक हिंदू ट्रेडिशन, एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ठीक है, उसके बाद हिंदू ट्रेडिशन को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक धर्मशास्त्र और दूसरा दंड शास्त्र। ठीक है, धर्मशास्त्र क्या होता है, ये लॉ पे एक बुक है, इट इज़ अ बुक ऑन लॉज, जो कानून पे, जो नियम पे, कि किस प्रकार से कंडक्ट होना चाहिए हिंदू का, है ना। हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है और यह लॉज के ऊपर एक बुक है। तो धर्मशास्त्र के बारे में 2 पॉइंट हमें पता होनी चाहिए। और दूसरी तरफ दंड शास्त्र क्या होता है, इट इज़ अ बुक ऑन पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट। तो जो पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट पे बात करती है वो है दंड शास्त्र। ठीक है, तो पॉलिटिक्स, इसको पहले दंड नीति या राजनीति जिसको कहते हैं, दंड नीति या राजनीति, तो इसी से निकल करके आई है। ठीक है, तो आप समझ गए, ये धर्मशास्त्र जो है वो इंसान को किस प्रकार से, जो हिंदू हैं उनको किस प्रकार से आचरण करना है, उनके रिलीजियस एस्पेक्ट को लेकर के बात करते हैं, जबकि ये पॉलिटिक्स और स्टेट क्राफ्ट, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बात करते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अब ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि जो जैसे दोनों में डिफरेंस क्या है, धर्मशास्त्र और दंड शास्त्र में डिफरेंसेस जस्ट फोकस का है। जैसे दोनों में धर्म और दंड के बारे में बात होती है, इसमें भी होती है, दंड शास्त्र में भी होती है और धर्मशास्त्र में भी होती है, बट बेसिक डिफरेंस क्या है, फोकस का। इस धर्मशास्त्र में जो फोकस होगा, कोर में, वो धर्म होगा। ठीक है, और पेरिफेरी में दंड होगा। ठीक है, ये फोकस की बात है, यानी अधिकतर जो बातें होंगी, जो डिबेट होंगी या जो भी बातें होंगी वो धर्म के ऊपर होंगी या कोर होगी, बेसिक चीज़ें धर्म होंगी।
ठीक है। जबकि पेरिफेरी में इसके चारों ओर क्या घूमेंगी, दंड। जबकि दंड शास्त्र में जो कोर में होंगे, जो फोकस मेजरली होगा वह दंड के ऊपर होगा, ठीक है। और जो पेरिफेरी होगा वो धर्म पे डिस्कशन होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट, धर्मशास्त्र में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति एक प्रकार का वैदिक टेक्स्ट है, ठीक है। वैदिक टेक्स्ट क्या होता है, वैदिक टेक्स्ट को बेसिकली दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक श्रुतिज, ठीक है, और दूसरा स्मृतिज, ठीक है। श्रुतिज को वेदास भी कहा जाता है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये ह्यूमन क्रिएटेड नहीं है, ये माना जाता है कि ये डिवाइन क्रिएशन है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, श्रुतिज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे वेदास, उपनिषद, ठीक है, ब्राह्मण्स, आरण्यकास, तो इन सब को हम लोग क्या कहेंगे, इन सब को हम लोग श्रुतिज कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में होने चाहिए। अब स्मृतिज क्या होते हैं, स्मृतिज जो होते हैं वो वेदास पे ही आधारित होते हैं, ठीक है। और स्मृति ही एक प्रकार, स्मृति में ही उनका एग्जाम्पल है मनुस्मृति। यहाँ पे देखिए स्मृति आ गया, मनु का स्मृति, ठीक है। तो मनुस्मृति किसका एग्जाम्पल है, स्मृति का, ठीक है। ये भी एक वैदिक टेक्स्ट है। और इसके अलावा, मनुस्मृति के अलावा जो और एग्जाम्पल्स हैं स्मृतिज में वो कौन कौन से हैं, जो वेदांगाज हैं, 6 वेदांगाज हैं वो आ जाएंगे, महाभारत, रामायण, पुराण्स, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको स्मृतिज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए और देखते हैं मनुस्मृति जो है वो एक पार्ट है किसका, धर्मशास्त्र का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मनुस्मृति के बारे में। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसमें 12 चैप्टर्स हैं टोटल, ठीक है। और मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, किनके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, कब, 1794 में, ठीक है। और आपको पता होगा मनुस्मृति बहुत कंट्रोवर्शियल बुक है ना, बहुत कंट्रोवर्शी है इस वजह से क्योंकि उसमें जो विमेंस हैं उनको हमेशा नीचे दिखाया गया है ना। और जो लोअर कास्ट हैं उनको उस तरीके से ट्रीट अच्छे से नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आगे देखिए, इसके अलावा धर्मशास्त्र में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें जानने चाहिए वो ये कि जो एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन में जो पुरुषार्थ की बात की गई है तो उसमें 4 गोल्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो पुरुषार्थ मतलब जो लाइफ के 4 गोल्स हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। तो इस प्रकार के 4 गोल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कार के बारे में बात होती है। तो संस्कार क्या है, हमारे जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लेके मृत्यु और उसके बाद भी हिंदू को 16 एसेंशियल संस्कार कंप्लीट करने होते हैं एक जीवन में, ठीक है। तो उनमें एक तो गर्भदान के समय में होता है और 16 बोलते हैं अंत्येष्टि, ठीक है, यानी कि जो जीवन भर चलता रहता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। टोटल कितने होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। यहाँ पे 15 होगा, 1 और 15 16, ठीक है। तो टोटल 16 संस्कार हैं। नेक्स्ट, आश्रम्स के बारे में बात की जाती है। तो आश्रम्स के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 4 प्रकार के आश्रम्स के बारे में बात की गई है। पहला ब्रह्मचर्य जो कि 25 साल तक के लिए होगी। दूसरा गृहस्थ्य जिसमें 25 से 50 साल तक के लिए है। वनप्रस्था जिसमें 50 से 75 वर्ष के लिए है। और संन्यास आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आयु है एक इंसान के जीवन में, जैसे 25 साल तक है ना ब्रह्मचर्य, जैसे जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो उस समय ब्रह्मचर्य का पालन, ठीक है। तो इसी तरीके से एज के अकॉर्डिंग अलग अलग आश्रम्स के बारे में बात की गई है। फिर वर्णा के बारे में बात की गई है, जो अलग अलग समाज में वर्ण है, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये 4 प्रकार के वर्ण हैं हमारे समाज में, ठीक है। तो इनके बारे में बात की गई है। फिर धर्मशास्त्र में किंग से रिलेटेड जो बातें की गई है उसमें कहा गया है कि किंग जो है वो एक डिवाइन पर्सनैलिटी है, ठीक है। डिवाइन पर्सनैलिटी मतलब जो भगवान है वो भगवान के द्वारा किंग को बनाया गया है, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि 8 किंग्स की पर्सनैलिटी, ठीक है, 8 राजाओं की पर्सनैलिटी
एक राजा में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए डिवाइन पर्सनालिटी कहा जाता है। लेकिन एक कंसेप्ट है डिवाइन राइट्स का, डिवाइन राइट्स का। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह चीज़ समझना कि किंग को डिवाइन पर्सनालिटी तो कहा गया है, लेकिन उनके पास डिवाइन राइट्स नहीं है। ठीक है, यह डिवाइन राइट्स नहीं है। किंग भी धर्म के अंतर्गत आएगा, है ना। किंग यदि कोई गलत काम करेगा तो उसको भी दंड मिलेगा, तो धर्मा से अबव नहीं है किंग। लेकिन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है, वेस्टर्न देखेंगे, वेस्टर्न आइडियाज़, उसमें डिवाइन पर्सनैलिटी भी होती है और डिवाइन राइट्स ऑफ किंग भी दिया गया है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो इंडियन ट्रेडिशन है और जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग है वो दोनों में। ठीक है, तो याद रखना है किंग एक डिवाइन पर्सनैलिटी है बट उनके पास डिवाइन राइट्स नहीं है। ठीक है, किंग का मेन जो काम होगा वो क्या है, रक्षा करना और पालना। ठीक है, यानी एक तरीके से वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना। सोचिए वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट कितने दिनों बाद यहाँ पे मतलब हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड में, जबकि इंडिया में बहुत पुराने समय से ही जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है, क्योंकि किंग को रक्षा भी करनी है, प्रोटेक्ट भी करनी है अपने सिटीजन्स को, है ना, और उनके लिए पालन भी करना है, मतलब उनका अच्छे से देखभाल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो किंग के बारे में ये सारी बातें धर्मशास्त्र में कही गई। फिर स्टेट के बारे में क्या कहा गया, सबसे पहले पॉइंट याद रखिएगा कि स्टेट के बारे में चैप्टर 7 में मेंशन्ड है। ठीक है, मनुस्मृति के चैप्टर 7 में स्टेट के बारे में मेंशन्ड है। ये PYQ में भी पूछा जा चुका है कि किस चैप्टर में, मनुस्मृति के किस चैप्टर में स्टेट के बारे में बताया गया है, तो चैप्टर 7 में। स्टेट के ओरिजिन से लेकर के स्टेट की जो ओरिजिन है उसके लिए बात कही गई है, और उसमें यह पता चलता है कि स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी से ही स्टेट का ओरिजिन हुआ है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्चुअल हुआ था मैन और गॉड के बीच में, इसीलिए इसको क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वाजी मतलब आधा अधूरा, क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी जो मैन और गॉड के बीच में हुआ था। ठीक है, और स्टेट का इसीलिए निर्माण किया गया था ताकि धर्म को अपहोल्ड किया जाए। ठीक है, जैसे सपोज उस समय कोई किंग नहीं होता, ठीक है, तो जो समाज में क्या है, सब अपने अनुसार काम करते, है ना, तो फिर क्या होता, सब एक दूसरे को मारते, रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना चाह रहे थे, है ना। तो यदि ऐसा सिचुएशन होता तो क्या होता, अनार्की फैल जाती, सब एक दूसरे को मारने लगते, समाज में ऑर्डर स्थापित नहीं होता। तो इस वजह से कहा जाता है कि ब्रह्मा ने किंग को बनाया, ठीक है, ताकि जो धर्म है उसको अपहोल्ड किया जा सके और अनार्की को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो अनार्की को ख़त्म करने के लिए किंग का निर्माण हुआ, ठीक है, और धर्मा को अपहोल्ड करने के लिए। तो ये थ्योरी दी जाती है किंग के बारे में। ठीक है, फिर टैक्सेशन के संबंधित जो बातें हुई वो क्या थी, मनुस्मृति में जो कहा गया कि 3 प्रकार के टैक्सेस की बात कही जाती है, एक 1/6 पार्ट, एक 1/8 पार्ट, एक 1/10 पार्ट। यदि बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, मोस्ट फर्टाइल है, ठीक है, तो 1/6 जो होगा वो राजा को मिलना चाहिए टैक्स के रूप में। यदि उससे कम फर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, ठीक है, तो 1/8 मिलना चाहिए उसका। और यदि बहुत लीस्ट है ना, बहुत कम फर्टाइल है, तो क्या होगा, 1/10 ही किंग टैक्स के रूप में लेगा। तो ये सारी बातें टैक्सेशन से संबंधित थी। नेक्स्ट, मनु के बारे में कहा गया कि वो एक मानस पुत्र है ब्रह्मा का। ठीक है, मानस पुत्र यानी ब्रह्मा का एक मानव पुत्र, जो मानव रूपी किंग हुआ उसको मनु कहा गया। ठीक है, उनको कहा जाता है कि वो फर्स्ट किंग थे और लॉ गिवर थे, जिन्होंने समाज में ऑर्डर स्थापित किया, अनार्की को ख़त्म किया, अराजकता जो थी उसको ख़त्म किया। यहाँ पे लिखा है क्रिएटेड टू एंड अनार्की, उनको इसीलिए बनाया गया था ब्रह्मा के द्वारा ताकि जो अनार्की है, जो अराजकता है समाज में, उसको ख़त्म करे और ऑर्डर को स्टैब्लिश करे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, जो मनुस्मृति में लिखे गए है ना, और जो बताए गए, जो गोल्स बताए गए, जो चैप्टर्स आप लोग देख लीजिए कितने चैप्टर्स हैं, और धर्मशास्त्र के बारे में आप लोग ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा टॉपिक है हमारा
अग्नासुत्त, ठीक है। अग्नासुत्त ये बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट से संबंधित है ना। बुद्धिस्ट रिलीजन का ये एक टॉपिक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैसे एक हमने हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू टेक्स्ट से संबंधित बुक पढ़ी, धर्मशास्त्र के बारे में जाना, उसी प्रकार से बुद्धिस्ट के बारे में एक टेक्स्ट के बारे में दिया गया है, उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो अग्नासुत्ता क्या है, यहाँ पे देखिए, ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट इज पार्ट ऑफ दिघनिकाया कलेक्शन, ठीक है। जैसे दिघनिकाया है उसी का एक सब पार्ट है क्या, अग्नासुत्ता, ठीक है। अग्नासुत्ता इसी का पार्ट है दिघनिकाया का। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि दिघनिकाया का पार्ट है अग्नासुत्ता, ठीक है। इट डिस्कसेस ओरिजिन ऑफ लाइफ, सोशल ऑर्डर एंड कास्ट। यह किसके बारे में बात करता है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। जो बुद्धा बताते हैं, जो उनके जो जब दो लोग ज्वाइन करने आए, जिनका नाम मैंने बाद में लिख दिया है, कि दो लोग जब ज्वाइन करने आए उनके संघ को, है ना, तो उनको ज्ञान बुद्धा जी दे रहे थे और बता रहे थे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, सोशल ऑर्डर के बारे में बताए कि कास्ट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इन सब चीज़ों के बारे में यह बुक बताती है, अग्नासुत्ता बताता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज बुद्धिस्ट बुक ऑफ जेनेसिस, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि अग्नासुत्ता को माना जाता है बुक ऑफ जेनेसिस, ठीक है। और इट इज 27th सुत्त ऑफ 34th सुत्त ऑफ दिघनिकाया, यानी दिघनिकाया में 34 अधिक सुत्त हैं, तो उसमें से यह 27th पार्ट है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अग्नासुत्ता से संबंधित आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब आइए एडिशनल पॉइंट्स जो इनके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए वो क्या है, वो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो पता होना चाहिए वो अग्नासुत्ता, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक अग्ना एक सुत्ता, ठीक है। तो अग्ना का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, और सुत्ता मतलब डिस्कोर्स। तो ये ध्यान में होना चाहिए। जैसे मैंने बताया अग्नासुत्ता किसके बारे में बताता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, सोशल ऑर्डर, कास्ट। तो यही ओरिजिन है कि किस प्रकार से ओरिजिनेट हुआ, तो इन सब के बारे में अग्नासुत्ता बात करता है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे है, ठीक है। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ, अग्नासुत्ता किसका भाग है, किसका पार्ट है, तो दिघनिकाया का, ठीक है। दिघनिकाया का क्या मतलब होता है, लॉन्ग डिस्कोर्सेस, यानी कि जो संवाद जो बहुत लंबी चलती हैं तो उसको दिघनिकाया कहा जाता है, ठीक है। जो बहुत लंबी लंबी संवादें होती हैं, जब किसी को प्रवचन दिया जाता हो, है ना, तो उसको दिघनिकाया कहा जाता है। और इसी का एक पार्ट है अग्नासुत्ता, ठीक है। अब आगे देखिए, इट कंटेन्स डायलॉग बिटवीन बुद्ध टू भारद्वाज एंड वसेत्था, ठीक है। यानी बुद्ध ने जो भारद्वाज और वसेत्था को ज्ञान दिया, जो डायलॉग हुआ बुद्धा और इन दोनों के बीच में, उसी को कहा गया अग्नासुत्ता, ठीक है। तो अग्नासुत्ता जब पूछा जाएगा आदि एग्जाम में कि अग्नासुत्ता में किन किन लोगों का मेंशन है, तो एक तो बुद्धा थे, ठीक है, और दूसरा भारद्वाज और वसेत्था। तो बुद्धा इन दोनों को ज्ञान दे रहे थे, तो इन सब के बीच में, इन तीनों के बीच में जो डायलॉग हो रहा था, वही सारी बातों को अग्नासुत्ता में मेंशन किया गया है, वही लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, जो बुद्धा ने अपने ज्ञान को बतलाया, जो टीचिंग्स उन्होंने दी, ठीक है, वो अधिकतर ओरल दी, है ना। सब जो कही हुई बातें थी उनके द्वारा, उन सब बातों को, ठीक है, 3 पितागास में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। 3 पिताकास कहने का मतलब होता है बास्केट ऑफ टीचिंग्स, यानी जो अलग अलग प्रकार की टीचिंग्स हैं, तो वो 3 प्रकार की टीचिंग्स है। जैसे बहुत प्रकार की टीचिंग्स बुद्धा ने दी होंगी, तो उनमें से टोटल 3 प्रकार की टीचिंग्स निकली, ठीक है। और उन 3 प्रकार की टीचिंग्स को ही पिताकास के रूप में बांटा गया। एक है विनय पिताका, दूसरा सुत पिताका और तीसरा अभिधम्मा पिताका। विनय पिताका किसके बारे में बात करता है, डिसिप्लिन से संबंधित, ठीक है। डिसिप्लिन किन लोगों का डिसिप्लिन, तो ये रूल्स ऑफ कंडक्ट एंड डिसिप्लिन फॉर मॉन्क्स, ठीक है। जो साधु हैं, जो भिक्षु हैं, जो मॉन्क्स हैं, है ना,
उनके लिए यह डिसिप्लिन के बारे में बात की गई कि उनको किस तरीके से आचरण करना है, कौन से डिसिप्लिन का पालन करना है। तो ये विनय पिताका में आ जाएगा। फिर सुत्त पिताका में बात हुई बास्केट ऑफ डिस्कोर्स की, जो मेन टीचिंग थी, जो ज्ञान दिया गया, ठीक है, जो बुद्धा के द्वारा, वो इसमें ये उसको कहते हैं सुत्त पिताका, ठीक है। और इसी को सुत्त पिताका को 5 निकायाज में डिवाइड किया गया है। निकायाज या फिर कलेक्शन, तो 5 कलेक्शंस, जैसे एक सुत्त हो गया है ना, सुत्त पिताका जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, मेन टीचिंग्स जो बुद्धा ने दिया, तो इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। उन्हीं में से एक है दिघ निकाया, ठीक है, उन्हीं में से एक दिघ निकाया। चारों का नाम आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेजरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है दिघ निकाया किसका पार्ट है, सुत्त पिताका का, और इसका पार्ट कौन है, अग्नसूत्ता, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सुत्त पिताका पहले है, उसका पार्ट है दिघ निकाया, और उसका पार्ट है कौन, अग्नसूत्ता। तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो 3rd नंबर पे पिताका है, उसको कहते हैं अभिधम्म पिताका। इसको कहते हैं स्पेशल डॉक्ट्रिन का बास्केट, यानी जो स्पेशल टीचिंग्स दी गई, जो कि है फिलोसफिकल एनालिसिस एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग, यानी जो फिलोसफिकल टीचिंग्स थी, है ना, और उनको उन टीचिंग्स को एक सिस्टमेटाइज रूप में देने के लिए इस पिताका का निर्माण हुआ। तो 3 पिताका हैं, एक विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम्म पिताका, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये सारे पॉइंट्स अग्नसूत्ता से संबंधित, ठीक है, कि अग्नसूत्ता दिघ निकाय का पार्ट है ना, और किनके किनके बीच में डायलॉग हुआ है, बुद्धा, भारद्वाज और वसेथा के बीच में, ठीक है। उनके पिताकाज को, बुद्धा के पिताकाज को 3 पिताकाज में डिवाइड किया गया है, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका, और उनमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे कवर्ड हो चुके हैं, है ना, और सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से कवर किया है। आप लोग यदि नहीं देखें तो सारे प्लेलिस्ट में जा करके नोट डाउन कर लीजिए, जो बुक्स के नाम हैं, ठीक है, उनके जो थ्योरीज, आइडियाज़, कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडियन पॉलिटिकल थॉट की जो जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं सारे कवर होते हैं, और यह सीरीज़ हम लोग समाप्त करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थीम वाइज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे PYQ, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित पिछले PYQs जितने भी पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे हम लोग स्टार्ट करेंगे 2024 से लेकर के 10 साल का कम से कम देखेंगे, और जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं UGC नेट JRF एग्जाम में, वो सारे हम लोग एक जगह पे देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमने नोट्स पढ़ा, ठीक है, जो हमने बुक्स पढ़े, जो कंसेप्ट्स पढ़े, क्या उनसे सॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और आज के सेशन में जो भी डाउट आपको होगा प्लीज़ हमें मेंशन कीजिए कि क्या डाउट है, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और किस प्रकार के आपको कंटेंट हम लोगों को आपको देना है यह भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।